हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है ट्रांजिस्टर एज एन ऑक्सीलेटर, यानी कि ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में किस प्रकार से वर्क करता है। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं और इन डायग्राम के माध्यम से ही हम इसको समझाने वाले हैं, इसके कंस्ट्रक्शन को समझाने वाले हैं, इसकी वर्किंग को समझाने वाले हैं, किस प्रकार से जो ट्रांजिस्टर होता है वो दोलित्र के रूप में कैसे वर्क करता है। अपनी पिछली वीडियो में समझाया था कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, यानी कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में किस प्रकार से वर्क करता है। और आज हम बात करने वाले हैं दोलित्र की, यानी कि ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में किस प्रकार से वर्क करता है, इसका क्या यूजेज होता है, ये जो वर्क करता है किस प्रकार से करता है। इसके अंदर दो सर्किट होते हैं लगे हुए, एक तो होता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और दूसरा होता है फीडबैक एम्पलीफायर। जो फीडबैक एम्पलीफायर होता है, यानी कि जिसे फीडबैक ट्रांजिस्टर हम कहते हैं दोस्तों, इसी को टैंक सर्किट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैंक सर्किट, यानी कि दो पार्ट होते हैं इसके। तो दोस्तों इसके बारे में बात करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जितनी वीडियो हमारी बने उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए और आप उन वीडियो का लाभ उठा सकें। एंड में जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप एंड तक बने रहना। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से इस टॉपिक को समझाने वाला हूँ। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये BSc फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में और MSc फिजिक्स के लिए भी, और ये टॉपिक 12th क्लास की बोर्ड की क्लास, यूपी बोर्ड हो चाहे वो CBSE बोर्ड हो या चाहे ISC, यानी कि किसी भी राज्य का बोर्ड क्यों ना हो, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए तो एंड तक इस वीडियो से जुड़े रहना। आइए शुरू करते हैं। क्या है ट्रांजिस्टर एज एन ऑक्सीलेटर? तो ये जो ट्रांजिस्टर एज एन ऑक्सीलेटर है, जिसको आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं पूरे को ट्रांजिस्टर एज एन ऑक्सीलेटर सर्किट। तो इसमें दो सर्किट लगे होते हैं, एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है और दूसरा है फीडबैक सर्किट। ये जो फीडबैक सर्किट है इसी को टैंक सर्किट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम टैंक सर्किट भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, इसके बारे में हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो पिछली वीडियो मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के रूप में किस प्रकार से वर्क करता है। तो क्या करता है ये, जब हम इसको कोई वीक सिग्नल देते हैं तो उसके एम्पलीट्यूड को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। तो उसका जो फेज डिफरेंस है वो 180 का हो जाता है। अब इसी को हम सिग्नल को जब इसके अंदर फीडबैक एम्पलीफायर में देंगे तो ये फीडबैक एम्पलीफायर फिर से इसको क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है, इसके एम्पलीट्यूड को और बढ़ा देता है। तो इसका जो टोटल फेज डिफरेंस है वो 360 हो जाता है। 180 कितना हो गया? 360। तो इस प्रकार से जो एम्पलीट्यूड है किसी भी सिग्नल का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो है हम यूज करते हैं ऑक्सीलेटर के रूप में। ऑक्सीलेटर का मतलब होता है दोलन करना, यानी कि दोलित्र के रूप में। तो ये किस लिए यूज किया जाता है? होता क्या है, किसी DC सिग्नल को AC सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑक्सीलेटर का यूज करते हैं, यानी कि ट्रांजिस्टर एज एन ऑक्सीलेटर। इसकी हेल्प से हम DC को AC में कन्वर्ट करते हैं और ये पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो होता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, और ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो है वो NPN ट्रांजिस्टर की हेल्प से कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के रूप में बना होता है, यानी कि लगा हुआ होता है। दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है फीडबैक ट्रांजिस्टर। तो फीडबैक जो ट्रांजिस्टर है इसी को हम टैंक सर्किट भी कहते हैं। तो दूसरा जो पार्ट है इसका वो टैंक सर्किट का है और पहला है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखना, इस वीडियो को बीच में स्किप मत करना। ठीक है, बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो इसके कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं कि ये दो सर्किट के द्वारा मिलकर बना होता है, एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और दूसरा फीडबैक ट्रांजिस्टर, यानी कि जिसको हम टैंक सर्किट भी कहते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये मिलकर बना होता है। इसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनके जो वर्क हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, जिसको हम पॉइंट टू पॉइंट यानी कि एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? बाइसिंग सर्किट, यानी कि रेजिस्टेंस R1, R2 और RE। आप इस सर्किट के अंदर देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस R2 लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस RE लगा हुआ है। तो इन तीनों के ये वर्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्यों इसके अंदर इन तीनों को लगाया जाता है? कि ये तीनों जो R1 रेजिस्टेंस और R2 रेजिस्टेंस और R3 जो रेजिस्टेंस हैं ये इसके अंदर पोटेंशियल डिवाइडर का वर्क करते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिवाइडर को रिप्रेजेंट करते हैं ये तीनों के तीनों इस सर्किट के अंदर।
R1 और R2 जो रेजिस्टेंस है ये कलेक्टर को रिवर्स बाइसिंग में और जो इमीटर होता है इमीटर को फॉरवर्ड बाइसिंग में बनाए रखने के काम करते हैं। कौन कौन से रेजिस्टेंस? R1 और R2। ये दोनों रेजिस्टेंस दोबारा से सुन लेना, जो R1 रेजिस्टेंस है और R2 रेजिस्टेंस है ये दोनों इस कलेक्टर को तो रिवर्स बाइसिंग में और इमीटर को फॉरवर्ड बाइसिंग में बनाए रखने का काम करते हैं। जबकि जो RE रेजिस्टेंस है ये RE रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 है इनपुट कैपेसिटर यानी कि Cin। तो इनपुट कैपेसिटर ये लगा हुआ है इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर। तो इसका काम क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि कैपेसिटर जो होता है वो AC के लिए लो इम्पीडेंस ऑफर करता है और DC के लिए हाई इम्पीडेंस ऑफर करता है। इसका मतलब ये है कि AC को ये अपने अंदर से पास होने देता है और DC को अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। जब हम इसमें इनपुट देते हैं AC सिग्नल को अपने अंदर से पास होने देता है, जो हम इस पर इस ट्रांजिस्टर के बेस पर अप्लाई करते हैं, और DC सिग्नल को ये ब्लॉक कर देता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है? बाईपास कैपेसिटर CE। यानी CE कहाँ पर लगा हुआ है इस सर्किट के अंदर? ये लगा हुआ है, ठीक है। तो ये RE के जस्ट पैरेलल जो लगा हुआ है ये CE कैपेसिटर लगा हुआ है। इसका काम क्या हो? इसका काम होता है कि आपने अभी मैंने कैपेसिटर के बारे में बताया था कि कैपेसिटर का जो वर्क होता है वो AC करंट को अपने अंदर से पास होने देता है और DC करंट को ब्लॉक कर देता है, यानी कि DC करंट को रोक देता है। वही वर्क ये करता है कि जो ये यहाँ इमीटर से जो पास होके करंट आता है, कौन सा? AC और DC, उसमें से AC करंट को तो अपने अंदर से पास होने देता है और DC करंट को ये ब्लॉक कर देता है। अगर बाईपास कैपेसिटर यहाँ पर लगा नहीं होता तो क्या होता है इसमें जो AC इसमें से आई है वो AC सीधी RE में से पास हो जाती, और जब ये AC RE में से पास हो जाती तो सर्किट के अंदर जो इसका वोल्टेज है वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता। यानी कि कहने का मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज हमें कम प्राप्त होता। तो उस आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ही इसके अंदर सर्किट के अंदर एक बाईपास कैपेसिटर लगाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये वर्क है इसका। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? ये CC आपको कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं कपलिंग कैपेसिटर। इसका जो वर्क होता है ये दोनों सर्किट यानी कि इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है और जो फीडबैक ट्रांजिस्टर है, इन दोनों को कपलिंग करना होता है। कपलिंग का मतलब होता है इन दोनों को जोड़ना होता है, यानी कि इन दोनों को ये जोड़ देता है। और दूसरा काम इसका क्या होता है कि ये आउटपुट जो हम लेते हैं, यहाँ पर जो हम आउटपुट ले रहे हैं उस लोड के द्वारा आउटपुट प्रोवाइड कराना होता है। उस आउटपुट में भी AC सिग्नल प्रोवाइड कराना होता है। आपको पता है कि DC सिग्नल को ये ब्लॉक कर देता है और AC सिग्नल को अपने अंदर से पास होने देता है। तो इस प्रकार से हमें जो आउटपुट AC सिग्नल प्राप्त हो जाता है इस कपलिंग कैपेसिटर के माध्यम से, ठीक है। इसका ये काम होता है। इसके बाद बात करते हैं RF कॉइल की। तो हमने एक एक करके सारे पॉइंटों की बात कर ली है। इसमें Cin की बात कर ली, R1 R2 की, RE की, CE और CC और RF कॉइल की और बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फीडबैक ट्रांजिस्टर की। ये फीडबैक ट्रांजिस्टर के अंदर होता क्या? बात करते हैं अब RF कॉइल की यानी कि नेक्स्ट पॉइंट की। तो हमारे पास अब कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 5, यानी कि 5 नंबर का जो पॉइंट है वो है RF कॉइल, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, वैसे वैसे आपको अपनी नोटबुक में लिखते रहना है एक एक पॉइंट करके। हम ये जो पॉइंट लिख रहे हैं ये सब कंस्ट्रक्शन के पॉइंट हैं, अभी वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डालना, उसके अंदर ये पॉइंट टू पॉइंट डालना, जो मैं बोल रहा हूँ आपको जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही वैसे आप लिखते चले जाना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? RF कॉइल। तो RF का मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल। क्या होता है इसका मतलब? रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल। तो इसका काम क्या होता है कि जो ये ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है, इस कलेक्टर के द्वारा जो प्राप्त AC सिग्नल होता है, उस AC सिग्नल को इस VCC जो बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी पर जाने से रोक देता है।
इसका जो काम होता है इस VCC बैटरी पर जाने से AC सिग्नल को रोक देता है। कौन से AC सिग्नल को? जो कलेक्टर के द्वारा प्राप्त होता है AC सिग्नल, उसको ये रोक देता है। इधर की ओर सप्लाई हो जाता है और इधर की ओर से क्या करता जाता है, ये रोक देता है। इसका RF यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल का ये काम होता है इसके अंदर। तो ये तो थी इन सब की बात। अब बात करते हैं फीडबैक ट्रांजिस्टर की। फीडबैक ट्रांजिस्टर जो काम करता है वो यही काम करता है, जैसे कि हमने इसकी बात करी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को जो हम वीक सिग्नल देते हैं उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। और कितना उसका जो एम्पलीट्यूड बढ़ता है उसका जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 180। अब बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो वर्किंग में क्या होता है कि जैसे ही ये जो यहाँ पर कुंजी आपको दिखाई दे रही है कि इस कुंजी को हम क्लोज करते हैं, क्लोज का मतलब इसको जब हम बंद कर देते हैं तो ये जो VCC यहाँ पर सप्लाई लगी हुई है, इस सप्लाई यानी कि जो DC सप्लाई होती है, तो यहाँ से DC सप्लाई इस कलेक्टर से पास होती हुई इस सर्किट के अंदर जाती है और यहाँ से ये इस प्रकार से सर्किट से पास होती हुई और ये इसके अंदर आती है, फीडबैक ट्रांजिस्टर में पहुंच जाती है। और जैसे ही फीडबैक ट्रांजिस्टर में पहुंच जाती है तो दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीलेशन होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि हमें AC सिग्नल प्राप्त हो जाते हैं। तो AC सिग्नल जो यहाँ से प्राप्त होते हैं उस AC सिग्नल को हम इसके इनपुट पर फिर से अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से हम जैसे ही AC सिग्नल को अप्लाई करते हैं, इसमें एक बात और है कि इस AC सिग्नल के साथ साथ कुछ DC सिग्नल भी प्राप्त होते हैं हमें, क्योंकि DC को AC में कन्वर्ट करा है तो उसमें कुछ परसेंट DC सिग्नल भी होते हैं। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर C इनपुट यानी कि ये कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों। तो ये कैपेसिटर आपको मैंने शुरू में बता दिया था पॉइंट नंबर 1 में ही कि AC सिग्नल को अपने अंदर से पास होने देता है और DC को ब्लॉक कर देता है। तो ये DC को यहीं पे ब्लॉक कर देता है, AC सिग्नल इस पर अप्लाई हो जाता है। तो AC सिग्नल अब जैसे ही इस पर अप्लाई होता है, उस AC सिग्नल अप्लाई होकर इसमें, तो ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है और यहाँ पर जो इनपुट हमने अप्लाई किया था AC सिग्नल इस प्रकार से किया था, उसका पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हमें जो यहाँ पर आउटपुट प्राप्त होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंसी वही रहती है, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है और इसका जो फेज डिफरेंस है इनपुट और आउटपुट के बीच वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हमें जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है ये AC सिग्नल, इस AC सिग्नल को फिर से फीडबैक ट्रांजिस्टर पर अप्लाई किया जाता है और ये फीडबैक ट्रांजिस्टर पर जैसे ही अप्लाई होगा तो ये फिर से यहाँ पर हमने देखा कि नेगेटिव टू पॉजिटिव हमने AC सिग्नल प्राप्त जो हुआ था आउटपुट के द्वारा, तो वो हमने अप्लाई करा। अब हमें जो यहाँ पर ये इनपुट हो गया इसके लिए और आउटपुट हमें ये मिल गया। अब जैसे ही हमने आउटपुट की बात करी तो आउटपुट में और इस इनपुट के बीच जो फेज डिफरेंस है वो फिर से 180 डिग्री का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 180 डिग्री का यहाँ पर फेज डिफरेंस मिला, 180 डिग्री का हमें इस प्रोसेस में फेज डिफरेंस मिला। तो इन दोनों के बीच जो कुल फेज डिफरेंस है वो 360 डिग्री का प्राप्त हो जाता है। दोस्तों ये प्रक्रिया ऐसे ही लगातार चलती रहती है और ये तब तक चलती रहती है जब तक कि हमें सिग्नल जो है इसके अंदर वो इस प्रकार से न मिल जाए। ठीक है नहीं, यानी कि एक यूनिफॉर्म AC सिग्नल ना मिल जाए इस प्रकार से। जब हमें ये यूनिफॉर्म सिग्नल हमें प्राप्त हो जाते हैं तो ये प्रक्रिया बंद हो जाती है, यानी कि हम आउटपुट उसका गेन कर लेते हैं इस प्रकार। लेकिन इससे पहले जो सिग्नल होता है जब तक ये नहीं होती है प्रक्रिया, तो उससे पहले जो हमें सिग्नल मिलते हैं वो सिग्नल कुछ इस तरीके से मिलते हैं दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है नहीं, इस प्रकार से मिलते हैं। उसका एम्पलीट्यूड जो है वो देखते हैं हम कम होता है बहुत ज़्यादा। जब हम इस पर कहने का मतलब ये है कि ये प्रक्रिया कब होती है, जब यहाँ से DC सप्लाई किया होता है और यहाँ से जो DC करंट AC में कन्वर्ट होता है, तो वो AC सिग्नल वीक सिग्नल होता है, तो उसका फॉर्म होती है वो ये वाली फॉर्म होती है। ठीक है, इस फॉर्म के AC सिग्नल को हम यहाँ से इस पर अप्लाई करते हैं और ये प्रक्रिया इस प्रकार से फिर से वही जैसे मैंने भी आपको बताया प्रोसेस ये होता चला जाता है। पहले यहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ा, फिर यहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ा, फिर से अप्लाई करा, फिर एम्पलीट्यूड बढ़ा, फिर एम्पलीट्यूड बढ़ा, तो एम्पलीट्यूड बढ़ कर क्या हो जाता है, इस प्रकार से सेम हो जाता है। तो जब ये एक यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड के रूप में हमें AC सिग्नल प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर जो हमें यूनिफॉर्म AC सिग्नल आउटपुट जो मिला है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो फ्रिक्वेंसी होती है, इसकी ओर बात कर लेते हैं। वो फ्रिक्वेंसी होती है f बराबर 1/2 पाई अंडररूट में LC। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी होती है जहाँ पर
जहाँ पर L की जो वैल्यू है वो वैल्यू होती है L1 प्लस L2 प्लस 2m। ठीक है, यहाँ पर जो L की वैल्यू होती है L1 प्लस L2 प्लस 2m। ये फीडबैक ट्रांजिस्टर के अंदर होता है। देखो यहाँ पर L1 है और यहाँ L2 है, इन दोनों के बीच जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो क्या है, m है। तो इन तीनों के सम के बराबर होती है टोटल L, यानी कि पिरत्व होता है तो वो कौन सा होता है, इंडक्टेंस L होता है L1 प्लस L2 प्लस 2m के बराबर। दोस्तों L1 और L2 के बीच जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, जिसे हम अननोनियर प्रेरण कहते हैं, वो बहुत कम होता है। तो कम होने के कारण इसको हम नगण्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको हम नगण्य मान लेते हैं, नगण्य। तो यानी कि कहने का मतलब है कि 2m को हम छोड़ देते हैं जब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इस प्रकार से जो L का मान है वो इतना हो जाता है L1 प्लस L2। तो ये L1 प्लस L2 हम इस फ्रिक्वेंसी में रख देते हैं। तो तब इस कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होती है हम यहाँ पर लिख देते हैं, वो हो जाती है F = 1/2 पाई और अंडर रूट में होगा L1 प्लस L2 ब्रैकेट बंद और इंटू C। ठीक है, इस प्रकार से यही रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी है इस ऑक्सीलेटर सर्किट की। ये आज की जो वीडियो थी ये थी ट्रांजिस्टर एज एन ऑक्सीलेटर की, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि सब इसका लाभ उठा सके। दोस्तों जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिखाई देगा आपको, उसको ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।